Good evening all of you. Welcome to PG Mathematics. आज की इस क्लास में जब हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ा है वेक्टर का इंटीग्रेशन करना। कल पढ़ा था एफ डॉट डी आर, हमने वेक्टर का किसी वेक्टर फंक्शन है एफ वेक्टर का किसी कर्व सी के अलोंग हमने निकाला था उसका इंटीग्रेशन, जो किसी आर वेक्टर से कैसा हो रहा है, ट्रैक्ट हो रहा है या ट्रेस्ड हमने किया हुआ है। ठीक है, तो हमने नॉर्मली दो तीन एग्जाम्पल, एक दो जो भी किए थे एग्जाम्पल करके हमने देख लिया था कि किस तरह से हम क्वेश्चन कर रहे हैं और किस तरह हमारा प्रोसेस है हमारा करने का। ठीक है, एफ डॉट डी आर या हम किसी वेक्टर फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो किस तरीके से हम निकाल रहे हैं ये हमने देख लिया। आज हम बात करते हैं, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स में किया था कि कॉम्प्लेक्स में हमने सीखा था कि कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने सीखा था कोई एनालिटिक फंक्शन है और उसके पार्शियल डेरिवेटिव यदि कंटिन्यूअस हो जाते थे तो हम सीख रहे थे कि वो जो हमारा फंक्शन है, यदि फंक्शन एनालिटिक है तो उसका जो हमारा इंटीग्रेशन है वो पाथ इंडिपेंडेंट हो रहा था। वहां तो हमने एनालिटिसिटी की बात की थी। यहाँ पे क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, किसी वेक्टर फंक्शन के लिए क्या कंडीशन आएगी। ठीक है, कि हमारा जो फंक्शन है उसके लिए भी पाथ इंडिपेंडेंट हो जाए हमारा इंटीग्रेशन। कोई वेक्टर फंक्शन के लिए क्या कंडीशन हम इंड्यूस करें कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वेक्टर फंक्शन का वो भी पाथ इंडिपेंडेंट हो जाए। इस पे आज क्लास में हम बात करेंगे। पहले एक एग्जांपल करते हैं। सेम उस फंक्शन को रखते हुए हम दो अलग अलग पाथ लेते हैं। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम है, बस हम पाथ चेंज करेंगे और फिर हम दोनों के लिए निकाल के देखते हैं। यदि हमारा सेम आता है और यदि डिफरेंट आता है, हमारा सेम भी आ सकता है और डिफरेंट भी आ सकता है, तो वो हमारे उस फंक्शन की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, तो वो हम देखेंगे। तो ठीक है, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। हमें एफ डॉट डी आर निकालना है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है। क्या? इंटीग्रेशन ओवर सी एफ वेक्टर डॉट टी आर वेक्टर। लाइन इंटीग्रल में हम यही निकालते हैं। तो हमारा जो एफ वेक्टर है वो क्या है, एफ वेक्टर है एक्स वाई आई कैप प्लस, हम टू में ही बात करते हैं, वेयर एफ वेक्टर है हमारा एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। फर्स्टली हमारे जो पॉइंट्स हैं हमारे 2,0, 2,0 से हमें इंटीग्रेशन लेके जाना है 4,12 तक। इंटीग्रेशन हमें लेके जाना है 4,12 तक। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा हो गया फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट हमारा है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर हमारा एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये पैराबोला है, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स ये हैं। एंड सेकंड हमें गिवन है कि हमें पहले लाइन सेगमेंट के थ्रू इंटीग्रेशन करना है, जिसमें हमारा एक लाइन सेगमेंट दिया है C1। लाइन सेगमेंट C1 है जो 2,0 से पहले हमें लाइन सेगमेंट के थ्रू जाना है 4,0 पे, एंड अगेन C2 जो लाइन सेगमेंट है वहां पे हम 4,0 से 4,12 तक जाएंगे। ठीक है, तो हमें दो पाथ हैं, किस तरह हैं, यहाँ कहीं पॉइंट होगा हमारा 2,0, यहाँ पॉइंट होगा 4,0, यहाँ कहीं पॉइंट होगा 4,12। एक तो हमें दिया है कि ये पैराबोला का इक्वेशन हमें कुछ इस टाइप से बनेगा। एक तो हमारा पाथ है ये वाला जो फर्स्ट है हमारा, सेकंड है वो पाथ ये वाला है जिसमें हम इसे C1 कह रहे हैं, इसे C2 कह रहे हैं। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन करके देखते हैं। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करते हैं।
सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट वाले का। y बराबर x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हमें पैराबोला का इक्वेशन गिवन है। तो हम क्या करते हैं, x बराबर t एज्यूम करते हैं, y बराबर t स्क्वायर माइनस 4। प्रोसेस तो आप जानते ही हैं किस तरह हम कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने प्रोसेस तो सीख ही लिया है। dx है हमारा dt के बराबर, dx बाय dt हमारा हो गया 1 एंड dy बाय dt हमारा हो गया 2t। हमें निकालना है ds बाय dt अंडर रूट 1 प्लस 2t का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2t का स्क्वायर बराबर आ गया अंडर रूट 1 प्लस 4t स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा ds बाई dt। t की लिमिट कहाँ से होगी, t की लिमिट होगी, हम 2 से 4 जा रहे हैं, x के बराबर है t, x कहाँ से जा रहा है 2 से 4 जा रहा है, तो हम वैल्यू लगाएंगे 2 to 4, ये हमारी होगी t की लिमिट। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में हमारा और c है, जो हमारा c फर्स्ट में ये है, तो f1 लिमिट तो हो जाएगी 2 to 4। f1 क्या है, xy, f1 क्या है xy, x की वैल्यू क्या है t, y की वैल्यू है t स्क्वायर माइनस 4, और इसके साथ होता है dx, dx की वैल्यू हम यहाँ से dt, dx की वैल्यू क्या हो गई dt, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और dy बाई dt, dy बाय क्या हो गया 2t dt, ये हो गया 2t dt, या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं dx बाई dt, और यहाँ पे dy बाई dt एंड बाहर हो गया हमारा dt। अब हमें ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है। ठीक है, 2 to 4 t क्यूब माइनस 4t प्लस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब, प्लस में 2t तो है ही, और इसे भी हमें ओपन करना है। ओपन करें, t रेज टू पावर 4 माइनस का 8t स्क्वायर एंड प्लस का 16 एंड ये हो गया dt। इंटीग्रेशन 2 to 4 3t क्यूब माइनस का 4t प्लस 2t रेज टू पावर 5 माइनस का 16t क्यूब प्लस 32 t, और ये हो गया dt। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 2 to 4 क्या हो गया 2 रेज टू पावर 2t रेज टू पावर 5, फिर t रेज टू क्यूब माइनस 16 है और प्लस का 3 है, माइनस का 13t क्यूब, 32 है एंड माइनस का 4 है, 32 माइनस का 4 प्लस का 28t dt। ठीक है, इंटीग्रेशन 2 to 4 क्या इंटीग्रेशन ही कर देते हैं, 2 t रेज टू पावर 6 बाय 6 माइनस 13 बाय 4 आ जाएगा, t रेज टू पावर 4 प्लस 28 बाय 2 t स्क्वायर, लिमिट लगानी है 2 to 4, तो ये हो गया 1/3, 4 रेज टू पावर 6 माइनस 2 रेज टू पावर 6, तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 12 और 2 माइनस 2 रेज टू पावर 6, तो आप 2 रेज टू पावर 6 कॉमन लेके 2 रेज टू पावर 6 माइनस 1 कर सकते हैं, माइनस 13/4। इसी तरह आप 2 रेज टू पावर 4 कॉमन लेके 2 रेज टू पावर 4 माइनस 1 प्लस 14 प्लस का 14 हो गया, और 2 स्क्वायर माइनस 1, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 2 रेज टू पावर 6 64/3 एंड ये हो गया हमारा 65 माइनस 13/4 इंटू 2 रेज टू पावर 4 हो गया 16 एंड ये हो गया 15 प्लस 14 इंटू 4 इंटू 3, ये आ गया। और इन सबको हमें कैलकुलेट करके
ये कैंसिल, जो कैंसिल हो रहे हैं, जैसे ये हो गया 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, और इनको जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आने वाला है, कैलकुलेशन करें, हमें प्लस माइनस ही करना है, तो आप इन्हें सोल्व करें। आप जब ये कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे तो आपको मिलेगा फाइनल आंसर 732। 732 इसका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, इसका यानी फर्स्ट से जब हम कर रहे हैं हमारा आंसर आ रहा है 732। आप कैलकुलेशन खुद से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। इसी के सेकंड पार्ट में जब हम जाते हैं तो हम आगे सोल्व करते हैं। सेकंड में हमें करना है इस 2,0 से 4,0। यहाँ पे क्या है, x है वो हमारा 2 to 4 जा रहा है, y हमारा है 0। ठीक है, तो dy तो हमारा 0 हो गया, dy हमारा 0 हो गया। यहाँ पे होता क्या है, f1 dx प्लस f2 dy। इसे इस तरह की तो हम लिखते हैं, इसे मैं दूसरे वाले मेथड से कर रही हूँ, f1 dx प्लस f2 dy। पहले वाला हमने किया, उससे भी आप कर सकते हैं, हो जाएगा। लाइन सेगमेंट का इक्वेशन क्या निकालेंगे आप, x बराबर 2 प्लस 4 माइनस 2 t, y का निकालेंगे 0 प्लस 0 माइनस 0 t। तो y तो 0, x आ गया 2 प्लस 2t, और ये x की वैल्यू आ गई, y हमारी 0 आ गई। ये इक्वेशन हुए हमारे कर्व की, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, मैं अलग तरीके से कर रही हूँ, सॉर्ट वे में। आप ऐसे कर सकते हैं, x आपको 2 से 4 दिख रहा है, y हमारा 0 है, dy 0 हो गया, तो हम इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं f1 dx प्लस f2 dy। f1 dx प्लस f2 dy इस तरह लिख सकते हैं। जब हमारा dy 0 हो गया तो हमारी y 0 है, dy 0 है, तो आप क्या करेंगे, f1 क्या है, f1 में x इंटू y है, तो ये 0 प्लस dy 0 होने के कारण 0, ये तो इंटीग्रेशन c1 के अलोंग, जो हमने लाइन सेगमेंट c1 के अलोंग किया, वो तो हमारा 0 आ गया। इसी का सेकंड पार्ट, इसी का जब हम सेकंड पार्ट करते हैं तो सेकंड पार्ट में क्या होता है, इसी के जो C2 के लिए हम करते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या, ये वाली वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू तो फिक्स है 4, तो dx हमारा 0 हो गया, y की वैल्यू है 4 से 12 तक जा रही है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, f1 dx प्लस f2 dy। क्या होगा, f1 कुछ भी हो, dx 0 होने से 0, f2 x की वैल्यू 4 है तो 16 प्लस y स्क्वायर, y की वैल्यू तो हम y स्क्वायर ही रखते हैं, एंड dy। इंटीग्रेशन करेंगे हम किसके अलोंग, y के अलोंग, y की वैल्यू 4 से 12 जा रही है, तो हमारा होगा 4 to 12, तो वैल्यूज आ जाएंगी हमारी 16y प्लस y क्यूब बाई 3, 4 to 12 हम लिमिट लगाएंगे, 16, 12 माइनस 4 8 प्लस 1/3, 12 क्यूब माइनस 4 क्यूब। इस तरह से आप इसे सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ गया, फाइनल आंसर आएगा 768। आप सोल्व कर सकते हैं, 768 इसका आंसर आने वाला है। तो दोनों का सम करेंगे, C1 प्लस C2, C1 हमारा 0 ही है, तो हमारा फाइनल इस बात से जाने से हमारा जो फाइनल आंसर हो गया कंप्लीट, ये हो गया 768। तो दो बात लिए हमने, दोनों से हमारा अलग अलग आंसर आया, दोनों बात से हमारा आंसर कैसा आया, अलग अलग आंसर आया। तो आपको एक नया मेथड भी मिला इस क्वेश्चन से, आप इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। इस फंक्शन के पास क्या कंडीशन थी, क्या था जो हमारा अलग अलग आया, और क्या कभी दोनों बात के लिए, किसी फंक्शन के लिए सेम भी आ सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि सेम भी आ जाए हमारा आंसर।
तो देखिए क्या कौन सी कंडीशन है, हम उस कंडीशन पे बात करते हैं। और आप हेडिंग डालें पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर इंटीग्रेशन, पाथ इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर इंटीग्रेशन, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं एक बार इंक और डाल लेती हूँ, आप इतने हेडिंग डालें। तो अभी के एग्जाम्पल से देखा तो ये किसी एग्जाम्पल के लिए तो जनरली बात है, और जो हम एग्जाम्पल कर चुके हैं उनमें भी आप पाथ को चेंज कर करके आप देख सकते हैं। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम रखना, आप पाथ अपनी मर्जी से चेंज करते जाइए और लेते जाइए। ठीक है, आप चेक करना वहां पे कि किन किन के लिए सेम आ रहा है, किन के लिए अलग आ रहा है। तो लिखिए जनरली द integration, the line integral of वेक्टर या स्केलर, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, वेक्टर या स्केलर दोनों के लिए ही डिपेंडेंट होता है पाथ पे, या इंडिपेंडेंट भी हो सकता है कुछ कंडीशंस में। ठीक है, जनरली इंटीग्रेशन कोई भी हो, हमें स्केलर के लिए तो हमें मेहनत ज्यादा करनी नहीं पड़ती है, वेक्टर के लिए करनी पड़ेगी, तो इसके लिए कंडीशन लेके आएंगे हम। तो इन जनरली वेक्टर या स्केलर, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर या स्केलर फंक्शन इज पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट का मतलब है नीड नॉट बी कि पाथ इंडिपेंडेंट हो, नीड नॉट बी पाथ इंडिपेंडेंट, या आइदर पाथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी वेक्टर फंक्शन के लिए पाथ इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट वेक्टर इंटीग्रेशन। कोई फंक्शन हमारा वेक्टर फंक्शन है, उसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो वो कब पाथ इंडिपेंडेंट होगा, इस कंडीशन पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए ए वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर एक्स कोमा वाई कोमा जेड क्या होता है, F1i कैप, F2j कैप, F3j k कैप, तो वो मैं लिख नहीं रही हूं, इज कंजर्वेटिव वेक्टर, इज कंजर्वेटिव वेक्टर, या आपने पढ़ा होगा कंजर्वेटिव क्या है, जो इर्रोटेशनल हो, इफ एंड ओनली इफ कंजर्वेटिव, इर्रोटेशनल कंजर्वेटिव। इसका मतलब एफ वेक्टर का जब हम कर्ल निकालेंगे, इर्रोटेशनल मीन्स जब हम कर्ल निकालते हैं तो वो जीरो आता है, और कंजर्वेटिव की डेफिनेशन क्या थी कि ये एफ वेक्टर के लिए हमें एक ऐसा फाई फंक्शन मिलता है, एफ बराबर डेल फाई, फाई क्या होता है, स्केलर पोटेंशियल। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, अच्छे से डेस्क्रिप्टिव वे में हम कर सकते हैं। तो ये हमारा कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड हो जाता है। तो इसका मतलब तो कंजर्वेटिव वेक्टर होता है तो एफ वेक्टर हमें कैसा मिलेगा, डेल फाई, कोई हमें फाई ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसके ग्रेडियंट के फॉर्म में हम इसे लिख पाएंगे। फाई क्या होता है, यहाँ पे स्केलर पोटेंशियल होता है, या फिर हम इसे इस तरह कह सकते हैं, दूसरी तरह हम लिख सकते हैं f1 dx प्लस f2 dy, ये भी हम देख चुके हैं, ये कैसे शो करते थे हम, f3 dz इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, या फिर ये क्या बन जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए। f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए, या हम कहें ये कंजर्वेटिव बन जाए, या हम कहें इर्रोटेशनल बन जाए, या फिर इसके लिए हमें एक ऐसा फाई फंक्शन लिखे जिसको हम जिसके ग्रेडियंट की फॉर्म में हम f को लिख सकें, तो हमारा फंक्शन
तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है। और एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल कैसे बनता है, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाती है, डी फाई। इस टाइप से ये किसी फंक्शन के बराबर होती है। और ये वैल्यू क्या है हमारी, एफ डॉट डी आर। ये वैल्यू क्या है हमारी, एफ डॉट डी आर। और हमें करना क्या होता है, इसी का इंटीग्रेशन करना होता है। इंटीग्रेशन हमें इसी का करना होता है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डेरिवेटिव है और ये हमारा इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू किसी फाई के बराबर आ जाने वाली है। अब हमारा पाथ कुछ भी हो, वैल्यू फाई के बराबर होगी। और हम बस इसमें लिमिट लगाएंगे, जो हमारा लिमिट, जो मान लिया टी की वैल्यू 0 से किसी टी तक जा रही है, या जो भी हमारे इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट है वो हम इसमें पुट करेंगे। इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट तक हम इसमें डायरेक्टली फाई में पुट कर देंगे। तो इस तरह हम देख पाएंगे कि हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होगा, यानी कोई फंक्शन का लाइन इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब वेक्टर फंक्शन कंजर्वेटिव है या फिर इर्रोटेशनल हम उसे कह सकते हैं। कंजर्वेटिव है वो हमारा वेक्टर फंक्शन। तो हम मान लिया, तो हम इस तरह से फिर उसमें पॉइंट पुट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। सारी बातें आप लिख सकते हैं साथ के साथ। यदि कंजर्वेटिव है तो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, इरोटेशनल है, सारी सेम बातें हैं। ये बार बार रिपीट करने से क्या है, आपको थोड़े याद रह जाए। कंजर्वेटिव, इरोटेशनल, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन इस तरह मिले कि उसके ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख दें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है। तो ये 3-4 स्टेटमेंट एक दूसरे के सेम स्टेटमेंट है ना। इन सारे स्टेटमेंट का मतलब सेम है। और हम जब डी फाई लिखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं एक तरह से। फाई का बस हमें पॉइंट पुट करने होते हैं, इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। हमारे पाथ का कोई रोल ही नहीं बचा अब इसमें इंटीग्रेशन में, तो इसलिए हम इसे पाथ इंडिपेंडेंस बोल देते हैं। यदि हमारा फंक्शन कंजर्वेटिव है तो उसका लाइन इंटीग्रल हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब यदि आप एक बात पे ध्यान देंगे, हमें क्या करना हो रहा है, हमें पता लग गया फंक्शन हमारा कैसा है। फंक्शन हमारा कंजर्वेटिव है, दैट इज एफ वेक्टर इफ एफ वेक्टर इज कंजर्वेटिव। एफ वेक्टर कैसा है, कंजर्वेटिव है। एंड C is simple closed contour, simple closed contour है, traced by R vector. So line integral along C f dot dr क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट फाई हमें कोई फंक्शन मिलेगा, उसमें हमें इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट ए टू बी मान लिया हमें पुट करना है। अब जब हमारा सिंपल क्लोज कंटूर है तो उस क्लोज कंटूर के लिए इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट क्या होते हैं, सेम, दोनों सेम हो जाते हैं। क्लोज कंटूर में जहां से शुरू होते हैं वहीं आके रुकते हैं, तो इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। जब फाई ए माइनस फाई ए करेंगे तो वैल्यू हमारी 0 आ जाती है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। यदि कंजर्वेटिव वेक्टर फंक्शन है हमारा और यदि सिंपल क्लोज कंटूर के लिए इंटीग्रेशन करना है तो हम उसे 0 के बराबर रखते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स में कर रहे थे एनालिटिक फंक्शन का, किसी भी एनालिटिक फंक्शन का हम सिंपली क्लोज कंटूर के लिए कर रहे हैं तो वो इंटीग्रेशन 0 होता है। इसी तरह की कंडीशन हमने वहां भी पढ़ी थी, हमें डिफरेंशिएबल फंक्शन देखना होता था तो हम एनालिटिसिटी चेक कर रहे थे, सीआर इक्वेशन नेसेसरी थी, साथ के साथ वहां पे हमने एक ऐड किया था पार्शियल डेरिवेटिव्स के कॉन्टिन्यूअस होने का, है ना। तो उसे सफिशिएंट कंडीशन बनाने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होते थे, ये आपको याद आ रहा होगा, कुछ कुछ वहां पे पढ़ा था। तो पाथ इंडिपेंडेंट होने के लिए हमने एफ फंक्शन के लिए वहां पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन था एफ जेड
उसका एनालिटिक होना जरूरी था, एनालिटिक होना जरूरी था कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे क्या है, उसका कंजर्वेटिव होना जरूरी है, इरोटेशनल होना जरूरी है, उसका इस तरह से f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz का एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनना जरूरी है। ठीक है, तो ये बात है, हमारी बात हो गई पाथ इंडिपेंडेंट एंड पाथ डिपेंडेंट की। तो सिंपल क्लोज कंटूर के लिए भी आप शो कर सकते हैं, और जब इंटीग्रेशन क्लोज के लिए करते हैं ना, तो हम इस तरह से सिंपल क्लोज है इसे दिखाने के लिए रिंग जैसा इंटीग्रेशन साइन के ऊपर भी बना देते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई, इसे आप नोट कर लें। ये आपका नोट हो गया होगा। तो अब हम इस रिजल्ट का यूज भी करते हैं। ठीक है, जो पाथ इंडिपेंडेंट के बारे में बता रहा है, इस रिजल्ट का हम यूज करते हैं एक एग्जांपल में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन कराने वाली हूँ, जो कम से कम 7-8 बार तो कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है, वो एग्जांपल मैं कराने वाली हूँ। ठीक है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर भी देखना ना भूलें, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन में क्वेरी हो, कोई एग्जांपल हो, आपसे कोई एग्जांपल नहीं हो रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, यदि मुझसे होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, हमें एफ वेक्टर एक फंक्शन दिया है, एफ वेक्टर है एक्स वाई जेड। ये फंक्शन दिया है हमें 3yz प्लस, ये एग्जाम का है, ये भी एग्जाम्पल है जो मैं करा रही हूँ, क्वेश्चन एग्जाम्पल का पी वाई क्यू है, प्लस 2xi कैप प्लस 3xz प्लस 2yj कैप प्लस 3xy प्लस 2zk कैप। ये हमें दिया है हमारा फंक्शन, और इसका लाइन इंटेग्रल करना है हमें। लाइन इंटीग्रल ऑफ f वेक्टर along curve with from intersection along curve which is from intersection of टू कर्व्स। टू कर्व्स कौन से हैं, एक्स स्क्वायर, वो हमारा दो कर्व से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2, एंड सेकंड कर्व है एक्स माइनस 2y प्लस जेड, x माइनस 2y प्लस जेड बराबर 0 फ्रॉम द पॉइंट्स। इसने पॉइंट्स छोड़ दिए हैं हमें, इसके पूरे इंटरसेक्शन कर्व से हमें नहीं करना है, हमें पॉइंट्स दिए हैं 1 1 1 एंड 1 0 माइनस 1। हमें पॉइंट्स दिए हैं 1 1 1 एंड फ्रॉम 1 1 1 टू 1 0 माइनस 1। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। जो हमारा कर्व कैसा है, अब 3D में आपके पास एक क्या है, ये एक स्फेयर की इक्वेशन है 3D में जब हम जाते हैं, लेकिन y कोऑर्डिनेट उसका पूरा 0 किया गया है। तो एक सर्किल है, ये कौन सा, एक्स जेड प्लेन में सर्किल है, उसे एक प्लेन कट कर रहा है। जब ये एक स्फेयर है, एक तरह से स्फेयर को, एक स्फेयर है, y कोऑर्डिनेट सारे उसके 0 किए गए हैं, तो एक एक्स जेड प्लेन में हमें एक सर्किल की इक्वेशन मिल रही है। एक्स जेड प्लेन मान लिया ये है, तो एक हमारे पास आ रहा है, हमारे पास प्लेन उसे कट कर रहा है। तो कट करने के बाद जब देखिए, जब स्फेयर होता है, आप बॉल को कहीं से कट करते हैं, किसी प्लेन से, एक जगह से आपने कट किया प्लेन से किसी बॉल को, तो आपको बॉल होता है, तो हमें क्या मिलता है, सर्किल मिलता है। तो ये सर्किल है, यहाँ पे हमें कर्व का पार्ट मिलेगा, क्योंकि हमें क्या दिया गया है,
एक तो y कोऑर्डिनेट इसमें 0 ही है और ऊपर से हमें पॉइंट्स पुट करने के लिए दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं। जब हम स्फेयर को इससे कट करेंगे तो हमें एक सर्कल टाइप मिलेगा किसी प्लेन से कट करने पे। आप इसे, आपसे कोई पूछे 3D में ये क्या है, ये स्फेयर है, ठीक है। ये 2D में होता तो हम बोलेंगे XZ प्लेन में एक सर्किल है, लेकिन ये 3D में क्या है, प्लेन है, सॉरी स्फेयर है। स्फेयर को एक प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन जब कोई एक प्लेन किसी स्फेयर को कट करता है तो हमें एक सर्किल बनता है और उस सर्किल पे हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। सर्किल पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पूरा सर्किल होता तो क्लोज होता हमारा कंटूर, लेकिन हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही हमें इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो इसे बोर्ड पे बनाना, ठीक है, आप एज्यूम ही कर सकते हैं बोर्ड पे बना पाएंगे हम, ऐसा नहीं है ना बना पाए, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, एग्जाम में तो कभी नहीं सोचेंगे। तो हमें इंटीग्रेशन पूछ ही लिया है तो हमें इतना पता होना चाहिए, जब इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारा कर्व है तो क्या पता पाथ इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन हमारी लग जाए, क्योंकि हमारा जो f है उसे हम चेक करते हैं कि वो कैसा है, वो कंजर्वेटिव है, किसी फाई के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिखा जा रहा है या नहीं, ये बात आपके माइंड में वहां पे आनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं क्या है। यदि हम f डॉट dr करते हैं, आपको कंजर्वेटिव चेक करना है सबसे पहले, या रोटेशनल चेक करना है, आप इसका कर्ल निकालेंगे 0 आ सकता है, पर हमें फाई फंक्शन भी तो चाहिए होगा। हमारे पास क्लोज कंटूर हो तो हम देखते ही डायरेक्ट 0, हमारे पास क्लोज नहीं है, फाई में हमें वैल्यू भी पुट करनी है, तो हमें फाई तो निकालना ही पड़ेगा। और फाई कैसे बन रहा है, f डॉट dr को हम लिख रहे हैं f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz, और इसे हम लिख रहे हैं d ऑफ फाई, ठीक है, इसे हम d ऑफ फाई, चलो हम करके देखते हैं। 3yz प्लस 2x dx प्लस f2 है 3xz प्लस 2y dy प्लस 3xy प्लस 2z dz। ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से f डॉट dr की ये वैल्यू है, ठीक है। इसे थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। 3yz dx प्लस xz dy प्लस xy dz प्लस का 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz। सिंपलाई है ये, आप आराम से देख पाएंगे। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी, उसी के जैसा है। डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जब होती है तो हम जब इंस्पेक्शन मेथड से करते हैं तो डायरेक्ट ही करते हैं, एग्जैक्ट को पूरा सोल्व थोड़ी करते हैं। कंपटीशन एग्जाम में तो ऐसे ही करते हैं। m का ये थोड़ी करने बैठेंगे, m का इंटीग्रेशन m dx किया, फिर उसका डेरिवेटिव करते हैं y के रेस्पेक्ट, n में से माइनस करना, फिर इंटीग्रेशन करना, उतना हम नहीं करते हैं। हम इंस्पेक्शन मेथड का यूज करते हैं और हम देखते हैं ये क्या बन गया। 3d ऑफ x y z बन गया प्लस d ऑफ x स्क्वायर प्लस d ऑफ y स्क्वायर प्लस d ऑफ z स्क्वायर। इसे एक साथ हम लिखेंगे d 3xyz प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो हमें फाई फंक्शन ये मिल गया। अब हमें जब इंटीग्रेशन करना है तो इसका मतलब हमारे जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है, इंटीग्रेशन f डॉट dr, f डॉट dr क्या हो गया, इंटीग्रेशन d फाई बराबर फाई। फाई की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, ये वाली फाई की वैल्यू है 3xyz प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। इनिशियल पॉइंट क्या है 1 1 1 एंड टर्मिनल पॉइंट है 1 0 -1। पुट करिए 1 0 -1, इसमें पुट किया 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 माइनस का 1 1 1 पुट किया 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1
2 माइनस का 6, आंसर इज -4। बिना कर्व जाने हमने इसका आंसर निकाला -4। कैसे निकाला ये आप देख रहे हैं। हमने हेल्प ली पाथ इंडिपेंडेंस वाली कंडीशन की। ये हमारा कंजर्वेटिव फील्ड बन रहा था, तो कंजर्वेटिव वेक्टर फंक्शन बन रहा है, तो हमने उसकी हेल्प ली और हमने इजीली इस क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है, तो कितना इजी हो गया आप ये देख सकते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, वो इम्पोर्टेंट वाला जो क्वेश्चन है वो तो हम नेक्स्ट क्लास में ही करने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप खुद ही देख के बता देंगे। तो आप पहले ये नोट कर लें, फिर मैं एक क्वेश्चन और कराती हूँ। तो ठीक है, हम ये 2 क्वेश्चंस करते हैं। आप लोगों को पता लग ही गया होगा एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट वाला पढ़ाने के बाद जब मैंने किया है तो एग्जैक्ट के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कल की क्लास में एक ऐसा ही एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हमारा एग्जैक्ट बन रहा होगा, क्लोज भी होगा, लेकिन आंसर 0 नहीं आएगा। कल की क्लास में ऐसा ही एग्जाम्पल करने वाले हैं जिसमें हमारा एफ वेक्टर क्या होगा, इसी तरह एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी बनेगा, क्लोज भी होगा, इसका आंसर तो 0 है। अभी मैं एग्जैक्ट बना के आपको दिखा भी दूंगी, है ना, लेकिन आंसर वहां हमारा 0 नहीं आने वाला है। ठीक है, देखेंगे कि वहां पे क्या वेरिएशन है, कुछ अलग क्या है। तो ठीक है, वो इसलिए एग्जाम्पल मैंने आपको बोला ना कि वो एग्जाम्पल बहुत बार 7 से 8 बार तो आया हुआ है। इसीलिए आया हुआ है क्योंकि स्टूडेंट देख के यही करता है, एग्जैक्ट बन रहा है, कंजर्वेटिव है, साथ के साथ क्लोज है, 0 टिकाऊ, लेकिन उसका आंसर 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसका हम बात करते हैं, यहाँ पे वैसी कोई दिक्कत नहीं है। इसे एग्जैक्ट बनाना है, हमें क्या देखना है, f1 dx प्लस f2 dy, 2dx प्लस 3y² dy, माइनस कॉमन लिया, 2xy dx प्लस x² dy, d of 2x d of y³ माइनस d of x² y, ये बन गया d of 2x प्लस y³ माइनस x² y बराबर d5। क्लोज होने के कारण आंसर 0 आ गया। ये आप खुद से कर लेंगे। एग्जैक्ट तो ये बन रहा है, बन जाएगा। चलो ये वाला आप खुद से करना। इसका आंसर मैं बता देती हूँ। आंसर आ रहा है, इसका आंसर आपके पास आएगा 3e⁻³ -1। ये इसका आंसर आने वाला है, -1 नहीं +1, e⁻³ +1, ये इसका आंसर आता है। ये PYQs ही हैं। वो एक स्पेशल क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये होमवर्क है, आपको करना है। एग्जैक्ट तो ये बन जाएगा, है ना, f1 dx प्लस f2 dy हमारा एग्जैक्ट तो बन जाएगा। बात यह है, इसमें आपको पॉइंट्स फाइंड करने हैं। आप पॉइंट्स कैसे करेंगे, t की वैल्यू से, 0 और पाई से, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स अब यहाँ से आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप खुद से करना, ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलना उस स्पेशल एग्जाम्पल के लिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।